तो हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो? ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करेंगे ये चीज, एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। मीन्स बेसिकली हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग पढ़नी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो देखो, एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरा क्लियर वगैरह है कि नहीं। ठीक है, अब देखो हम ना स्टार्टिंग से जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जो जब हम स्कूल में पढ़ के आए हैं, लाइक 9th 10th में जो हम पढ़े हैं, 11th 12th में जो पढ़े हैं, वो सारा ना ट्रेडिशनल फॉर्म में पढ़ाया गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग नहीं कराई गई है। ट्रेडिशनल फॉर्म लाइक टीचर सेंटर्ड मेथड, वो कितना भी हम करिकुलम में डाल लें, सीसीए में डाल लें कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करानी है, चाइल्ड सेंटर्ड करवानी है, बट वो चाह के भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं टीचर्स। ये मेन प्रॉब्लम है। और ट्रेडिशनल मेथड कौन सा टीचिंग का, जो ये चल, माइक या सॉरी 2 सेकंड रुकना, अगर माइक हेलो 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 हेलो, ठीक है, माइक कनेक्ट। अब ना ट्रेडिशनल मेथड कौन सा? टीचर सेंटर्ड मेथड, जहां पे टीचर मेन रोल निभाती है। टीचर ही बोलेगी बेटा ये आज ये चैप्टर करेंगे, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, टीचर ही सारी चीज डिसाइड करेगी। तो वो होता है टीचर सेंटर्ड सिस्टम। ठीक है, बट थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, इसका मतलब क्या? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है बच्चे के अंदर, बच्चे में से खुद में से नॉलेज निकलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, लाइक स्पीड टाइम या प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल, कि आप उसको सिंपल बता दो, बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है, ट्रेडिशनल मेथड। बट दूसरा जिसे हम कहेंगे, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, वो क्या होगा? उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में हम उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिचुएशंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग करनी है हमें, ये लो 100 रुपए, मैंने आपसे किताब ली, अब ये किताब आपको पड़ी 100 रुपए की, मेरे को पड़ी 100 रुपए की, अब मैंने अगले बच्चे को भेज दी 120 रुपए की, तो मेरे को कितने फायदा हुआ? 20 रुपए का। मैंने ली कितने की थी? 100 की। अब मैंने ली मैंने 100 की, फायदा हुआ 20 का। तो फायदा हमेशा जितना लिया है उस पर दिया जाता है। वो अपने आप समझ जाएगा, जब वो 3 4 वो चीजें करेगा ना, ऐसे सिचुएशंस में आएगा, वो अपने आप सीख जाएगा प्रॉफिट निकालना। तो अब खुद बताओ, वो जो आपने पहली ट्रेडिशनल मेथड से बनाई, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, या फिर जो दूसरी आपने बनाई किससे? कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली फायदेमंद रहेगी। ठीक है, बट क्या है, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो हमारे सिस्टम में इतना घुस चुका है, लाइक रोट मेथड, असाइनमेंट देने, असाइनमेंट टिपने, ठीक है, वो सारी चीजें जिसमें कि सिर्फ सारा का सारा काम टीचर का होता है, वो हमारे सिस्टम में इतना जड़ तक, मतलब इतने रूट तक घुस चुका है कि अभी उसको निकालना मुश्किल है। तो उसी के लिए हम चीज देखेंगे कि कैसे कैसे टीचर्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, देखो मोस्ट ऑफ अस आर प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक है भाई, हम सारे प्रोडक्ट हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचिंग बाय ट्रांसमिशन एंड लर्निंग बाय रोट मेमोराइजेशन एज अ पार्ट ऑफ टीचर्स पर्सनल हिस्टोरीज एंड दीज प्रैक्टिसेस प्रजिस्ट इन टूडेज क्लासरूम। बिल्कुल होती हैं भाई। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली ऑन आइडेंटिकल स्किल बेस्ड असाइनमेंट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लर्निंग। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में सबको, सारे बच्चे को एक ही असाइनमेंट दिया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, रिगार्डलेस ऑफ स्किल्स, उन सबको एक असाइनमेंट पकड़ा दिया जाता है, भाई करके लाओ। बच्चा क्या करता है? अब वो असाइनमेंट ठीक है, वो उसकी कोई ना कुछ स्किल, उसकी डिस्कवरी मेथड के लिए दिया जाता है, बट आप में से यार, हम में से कितनों ने खुद से असाइनमेंट कभी बनाया? नहीं बनाया ना। एक बच्चा करके लाया, 2 बच्चे करके लाया, उसके बाद उनका टेप दिया, या फिर गूगल खोल लिया, गूगल से ही वो लिख दिया। और टीचर की प्रॉब्लम क्या है? टीचर भी इन्हीं चीजों में नंबर देता है। अगर आप बाय चांस खुद से कुछ लिख के भी लेगे ना, तो टीचर काट देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गलती टीचर की भी है, स्टूडेंट की है, दोनों। समझ रहे हो? बट ज्यादातर गलती, क्योंकि हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं और हमें क्वेश्चन मार्क करके आना है पेपर में, तो हम मैक्सिमम गलती पहली एजुकेशन सिस्टम की बताएंगे, दूसरी टीचर की बताएंगे, और स्टूडेंट की गलती तो गिनवानी नहीं है। क्लियर होगी बात? चलो, अब इस चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? टीचर्स रिक्वायर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं ठीक कर रही हूं, मतलब खुद से क्वेश्चन करना इज बेसिकली रिफ्लेक्शंस। ठीक है, टीचर को खुद से रिफ्लेक्शन,
खुद से डायलॉग करने पड़ेंगे, खुद से बात करनी पड़ेगी कि क्या जो मैं करा रही हूँ सही करा रही हूँ कि नहीं करा रही। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जैसे पढ़ रहे हो, अब जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपको रिफ्लेक्ट करना, खुद से पूछना, यार जो मैंने टेस्ट दिया, अब इसमें जो मैंने क्वेश्चंस किए, क्या ये मेरे सही है, जो मैंने टॉपिक कवर कर लिए, क्या मैंने सही किए हैं ये टॉपिक्स क्वेश्चंस, है ना? क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कम ध्यान दे रहा हूँ पढ़ाई पे? क्या पता मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ, गेम्स ज्यादा खेल रहा हूँ, ठीक है? तो खुद का रिफ्लेक्शन करना है। चलो, अब टीचर मस्ट आस्क देमसेल्फ, टीचर को खुद से क्या पूछना है, इज माई रोल टू ट्रांसमिट authoritative knowledge which I learned during my school days or to nurture independent thinkers। टीचर को खुद से पूछना है, क्या मेरा सिर्फ काम नॉलेज को, ABCD को रटाना है बच्चे को, या फिर उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी है जिसकी वजह से वो खुद की कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर पाए? खुद से सवाल पूछना है। उसके बाद, हाउ कैन आई नर्चर स्टूडेंट्स एज इंडिपेंडेंट थिंकर्स, कैसे मैं बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर्स बना सकता हूं या बना सकती हूं, ठीक है? अब इसके लिए देखो, टीचर ट्रेडिशनल मेथड से एकदम से शिफ्ट होगा कंस्ट्रक्टिव मेथड में, टीचर को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशंस हो गए, स्टूडेंट के पीयर डिस्कशंस हो गए, जिसमें कि स्टूडेंट का प्रोजेक्ट वर्क हो गया, मतलब काफी सारी एक्टिविटी, जिसकी वजह से जो टीचर सेंटर्ड में जितना कंट्रोल होता था टीचर का, है ना, उतना कंस्ट्रक्टिविस्ट में टीचर का कंट्रोल बच्चों पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो बच्चा पूरी क्लास में फ्रीली घूम पाएगा ना, किसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले में। उसमें तो बच्चा आराम से घूम पाएगा, बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएगा, अपने क्वेश्चंस पूछ पाएगा टीचर से। कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले में, समझ रहे हो? तो ये चीज। अब इन द बिगिनिंग देखो लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग द टीचर्स कैन बी अनकंफर्टेबल विद देयर अपेरेंट लैक ऑफ कंट्रोल ऑन स्टूडेंट्स एंगेज इन एक्टिविटीज विद पीयर। कि स्टार्टिंग में टीचर को लगेगा कि हाँ भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही बच्चों को, बट वो कंस्ट्रक्टिविस्ट में जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा घूमेगा नहीं, एंगेज नहीं करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो नॉलेज को नहीं बना सकता, ठीक है? बट विद परसिस्टेंस, लगातार मेहनत से, टीचर्स विल डिस्कवर देमसेल्फ एज इन्वेस्टिगेटर्स, गाइड्स, ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड डिसीजंस। धीरे धीरे टाइम जाएगा तो टीचर्स खुद को एक इन्वेस्टिगेटर या गाइड, हमें एज अ गाइड काम करना है, एज अ फैसिलिटेटर काम करना है बच्चे का, कि बच्चा काम खुद करे। अगर उसको कुछ दिक्कत है तो बस उसको थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, बस हमारा ये काम होना चाहिए, उसको गाइड करने का, उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने का, बस ये काम होना चाहिए टीचर का। और कुछ भी नहीं कि चैप्टर रटाना, इंग्लिश के रूल्स रटाना, मैथ के रूल्स, ये कुछ भी काम नहीं होना चाहिए टीचर का। टीचर का बस काम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखना, प्लस बच्चे को फ्रीली ओपनली क्लास में बोलने देना। होगी बात क्लियर? However, if discrete practices that have been associated with constructivism, such as cooperative learning and performance assessment, are simply inserted as special activities in traditional classroom, then learning will remain as usual for students। कि अगर आपने कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई ना करके जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड चलता आ रहा है उसमें सिर्फ जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, वो बस एज अ स्पेशल एक्टिविटीज डाल दी ना, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस टीचर सेंटर्ड तो हमें हटाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, और हमें कंस्ट्रक्टिविज्म लाना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, अगर आपको टीचर सेंटर्ड, फॉर एग्जांपल टीचर सेंटर्ड है आपका क्लासरूम, और उसमें आप उनको बोल रहे हो बेटा आज स्पेशल एक्टिविटी कोऑपरेटिव लर्निंग, तो वो बच्चा क्या करेगा ना, बच्चा उन दोनों को अलग अलग रूप से देखेगा कि यार स्पेशल एक्टिविटी मींस इसका कोई भी मतलब नहीं बैठेगा हमारे, तो उस पर ध्यान भी नहीं देगा। समझ रहे हो? तो ये बात इसमें लिखी हुई है। तो हमें पूरा का पूरा तो हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म तो लानी ही पड़ेगी क्लास में, ठीक है? अब देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म होती क्या है और आती कैसे। द शिफ्ट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग रिक्वायर्स टीचर्स टू रीलुक इनटू देयर रोल्स इन द क्लासरूम। देख लिया कि टीचर को रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग कैन नॉट बी ग्राफ्टेड ऑन ट्रेडिशनल टीचिंग। तो ग्राफ्टिंग पता क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्या होता है? बेसिकली कोई पहले से एक पेड़ उगा हुआ है और उसके ही, चाहे तो जड़ के अंदर, चाहे उसकी ही अलग से थोड़ी सी मतलब कट
कट निकाल के और यहीं पे कोई पौधा उगा देना, मतलब कि पहले से कोई बेस अवेलेबल है और उस पर कुछ उगाना, वो थी ग्राफ्टिंग। अब लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग कैन नॉट बी ग्राफ्टेड ऑन ट्रेडिशनल लर्निंग, ट्रेडिशनल टीचिंग, कि ट्रेडिशनल चीजों पे ही अगर हम, जैसे हमने बात करी ट्रेडिशनल टीचिंग कर रहे हैं, उसमें हमने वो डाल दी कोऑपरेटिव लर्निंग, तो वो क्या काम देगी? नहीं देगी। तो यही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग को हम ट्रेडिशनल टीचिंग के ऊपर नहीं बना सकते, नहीं जोड़ सकते उसमें, हमें अलग से कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्टार्ट करानी ही पड़ेगी, टीचर्स को अवेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस रिक्वायर्स अ चेंज इन क्लासरूम कल्चर, बिल्कुल है भाई। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देयर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। तो टीचर को समझनी पड़ेगी ये बात कि भाई ट्रेडिशनल टीचिंग से कुछ बड़ा नहीं होने वाला, हमें बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग बनानी सिखानी पड़ेगी। चाहे वो जहां पे ट्रेडिशनल में 10 आप चीज रटाया करते थे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट में 2 भी खुद से सीख ली ना, तो उसका भला हो जाएगा उस बच्चे का, समझ रहे हो? तो ये चीज। अब प्रिंसिपल्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? देखो, पहला, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये तो हमें पता ही है कि नई लर्निंग बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड होती है। तो अब इसमें इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि टीचर को जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो क्लियर हो एटलीस्ट। अगर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ा रहे हो जिसके लिए आपको परसेंटेज के बेसिस, मतलब परसेंटेज आनी, चैप्टर परसेंटेज आना चाहिए, अब टीचर को एटलीस्ट ये इंश्योर करना है कि उसका जो चैप्टर परसेंटेज है वो पूरा क्लियर हो, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फॉर दिस टीचर शुड आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसके लिए टीचर को काफी सारे क्वेश्चन खुद से आस्क करने पड़ेंगे। रिलेट दिस टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, आस्क देम टू स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। खुद के बारे में सोचो कि यार मैंने परसेंटेज चैप्टर क्या इसके लेवल का पढ़ा है, उसके बाद स्टूडेंट से पूछो बेटा परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ा तो दिया, क्या तेरे को वो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डू यू ट्राई टू नो व्हाट स्टूडेंट्स नो और स्टार्ट टेलिंग रीडिंग द डेफिनेशंस, कि क्या आप कभी ट्राई, मतलब एक वही रिफ्लेक्शन है खुद के ऊपर, एक डायलॉग है। डायलॉग क्या होता है? जब आप खुद से बातें करते हो या फिर किसी से बात करते हो ना, वो चीज है ये। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग, तो रिफ्लेक्शन है ये। अब खुद से पूछो कि क्या कभी अपने स्टूडेंट से पूछा है कि बेटा ये चैप्टर चालू हो रहा है, तेरे को पिछला चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, लर्नर्स, सेकंड प्रिंसिपल, लर्नर्स एक्टिवली क्रिएट, इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन इंडिविजुअल बेस्ड बाय रिकॉन्सिलेशन, देखो इसका ये वर्ड रिकॉन्सिलेशन ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस with their existing knowledge in cultural and social context in which the ideas occur। अब देखो यहाँ पे आया रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है मेल मिलाप। तो क्या बच्चा अपनी जो जैसे नॉलेज है वो एक्टिवली क्रिएट करेगा, किसके साथ? रिकॉन्सिलेशन मींस मेल मिला के जोड़ के चलेगा इसको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस को जो उसको क्लास में दिए गया, किसके साथ? रिकॉन्सिलेशन मतलब मेल मिलाप। तो बच्चा मेल मिलाप करके चलेगा किसके साथ? फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस जो उसको स्कूल में मिले, जो क्लास में मिले, किसके साथ? विद एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि उसको कल्चर और सोसाइटी में मिली है। बात क्लियर? तो ये चीज लिखी हुई है, समझ आ गई बात? रिकॉन्सिलेशन का मतलब समझ आया, मेल मिलाप। तो बच्चा मेल मिलाप बना के चलेगा किसके साथ? जो फॉर्मल टीचिंग आपने क्लास में प्रोवाइड करी है, प्लस जो कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट में उसको एक्सपीरियंस मिले उसके साथ। तो सिंपल बात, इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा जो टीचर है, जो टीचिंग करवानी चाहिए वो कैसी करानी चाहिए, ताकि बच्चा जो चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उसको रिलेट कर पाए अपने सोशल, अपने बाहर स्कूल के आउटसाइड द स्कूल वाले कंटेक्स्ट के साथ। सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस का जो हम एग्जाम्पल रखा वो ले लेते हैं। अगर उसने आउटसाइड द स्कूल या फिर सोशल कंटेक्स्ट में कभी पैसे का लेन देन ही नहीं किया है, तो वो क्या कभी उस टॉपिक को ढंग से मतलब रटने को रट लेगा, बट क्या वो उस टॉपिक को ढंग से समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो टीचर्स को इतनी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इतने एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकें विद इन रिलेशन टू जो आउटसाइड द स्कूल उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने सीखा हुआ है उसके। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड सच लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस व्हिच रिक्वायर स्टूडेंट टू सॉल्व। बच्चे को ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करनी है जिसमें विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, डिजाइन एक्टिविटीज,
एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट एंड इंटरप्रेट द डाटा। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाना चाहिए कि अपने खुद के कंक्लूजन बनाओ, खुद के कंक्लूजन बनाओ, खुद के इन्फ्रेंसेस, मतलब बेसिकली कंक्लूजन खुद के ही फाइनल कंक्लूजन बनाओ, सिंपल चीजें लिखी हुई है, खुद के आइडियाज क्रिएट करो, ठीक है। दे शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, कि उनको कभी भी रोक के नहीं रखना आपको, जब उनको आपको फ्रीली बोलने देना, फ्रीली, ताकि उनको कोई भी दबाव महसूस ना हो। दे शुड ऑल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एंड वैलिडेट देयर अंडरस्टैंडिंग इन न्यू वेज। अब कुछ उन्होंने कंक्लूजन ड्राइव कर लिया, उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्राइव कर लिया कि भाई प्रॉफिट ठीक है, बट अगर लॉस करना है, लॉस में भी सेम ही करना पड़ेगा कि अगर मैंने 100 रुपया को सामान लिया और मैंने 80 में बेचा तो मीन्स 20 का लॉस, और 20 और बटे में क्या रखूंगा जितने मैंने लिया, मतलब 100 में। तो वो एक कंक्लूजन बना लिया। अब उसको, अब जो उसने नई चीजें बनाई, नई जो उसने नई चीजें सीखी हैं, उसको भी अप्लाई करने का मौका प्रोवाइड करना है आपको। होगी बात क्लियर? स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू वर्क इन ग्रुप्स एंड टू डिस्कस देयर आइडियाज विद पीयर्स एंड टीचर्स, कि बच्चे को ग्रुप वर्क करवाओ, है ना, ताकि वो जो आइडियाज हैं, जो उसके कंक्लूजन्स हैं, वो बच्चों के साथ डिस्कस कर पाए, ताकि उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब अलग अलग टाइप की स्किल्स डेवलप हो जाए, ठीक है। व्हाट मेथोडोलॉजी डू यू प्रैक्टिस? अब रिफ्लेक्शन का है कि क्या कभी आपने खुद से पूछा है व्हाट मेथोडोलॉजी डू यू प्रैक्टिस, कि आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं। देखो ये सारी चीजें ना, ठीक है, ये सारी चीज कॉमन है, बट ये सारी चीज अनकॉन्शियसली है, अनकॉन्शियस चीजें, मतलब कि हम कराते जरूर है, बट अगर हम खुद से चीजें पूछ लेना तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट मीन्स हमें पता लग जाएगा कि हाँ यार, इतने दिन से मैं इस तरीके से पढ़ाता रहा था, ये तो गलत है, समझ रहे हो, मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो ये चीज, डज इट इन्वॉल्व एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, क्या जो जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें बच्चों की एक्टिव एंगेजमेंट है कि नहीं है, ये चीज, ठीक है। अब देखो कहीं ना जो ये कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है ना, ये स्मॉल क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, फर्स्ट टू 10 तक ठीक है करवा सकते हैं, बट जैसे जैसे लेवल हाई होता है, मीन्स 11 12 और आपकी ग्रेजुएशन, उसमें ना थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। 11 12 में, उसके ग्रेजुएशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना कंस्ट्रक्टिव टीचिंग की, ये कहां से, फर्स्ट टू 10th के लिए आप रिलेट करके चलो, या फिर एलिमेंट्री क्लास से रिलेट करके चलो, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, जैसे लेवल बढ़ता है, तो उस चीजों में ये चीजें करवानी, मतलब कंस्ट्रक्टिव टीचिंग करानी मुश्किल हो जाती है। आगे बात समझ चलो। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन, कि लर्निंग कैसे बढ़ेगी, सोशल इंटरेक्शन से। लर्निंग कैसे बढ़ेगी, सोशल इंटरेक्शन से। अब देखो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब यही समझे कि बच्चे को हमें ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करने का मौका देना है। उसके ऊपर ना कोई दबाव, ना कोई डर होना चाहिए, ताकि बच्चा दूसरों के आइडियाज ले पाए, अपने आइडियाज सुना पाए। प्लस रिस्पेक्ट अदर्स आइडियाज, की दूसरों के आइडियाज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेन बात यही होती है, अगर आप अपनी ही नॉलेज का घमंड कर रहे हैं ना, तो आप में वो नॉलेज जीरो है, समझ रहे हो। अगर आप में नॉलेज है उसको बांटो, प्लस दूसरे की नॉलेज लो, ठीक है। दूसरे के जो भी आइडिया ठीक है, आप मे और मे नॉट भी उसके साथ रिलेट ना कर पा रहे हो उस आइडिया के साथ, या फिर आप उस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाओ, बट ठीक है भाई, वो तेरे व्यूज है, ये मेरे व्यूज है, सिंपल बात। उस पर ना तो कोई लड़ाई करने की जरूरत है, ना कोई आर्ग्यू करने की जरूरत है आपको किसी भी रिलेशन में। होगी बात क्लियर, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू प्रोवाइड अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन एंड कंपेयर द रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन विद दोज ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। जब वो एक ग्रुप, क्या बोलते हैं, ग्रुप में अपने पीयर से इंटरेक्शन करेगा, तो स्टूडेंट्स अपने भाई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्टिविटी दी, चलो भाई एक ग्रुप बना लो, ये 4 बंदों का ग्रुप, ये 4 बंदों का, 4 बंदों का, और ग्रुपिंग हमेशा हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। ग्रुपिंग हमेशा हेट्रोजीनियस होनी चाहिए, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुपिंग हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। आपने क्लास बना दी, ग्रुप बना दिया, 4 बंदों का, ये 4 बंदों का, ये 4 बंदों का, ठीक है। बट अब आपने दे दिया कि बेटा प्रॉफिट लॉस के बारे में तुम्हें अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत करनी है, तो वो सारे डिस्कस करेंगे, भाई प्रॉफिट ये होता है, लॉस ये होता है, वो खुद डिस्कस करेंगे, अलग अलग उनके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आएंगे, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्शन क्या करनी है, डू यू अलाउ स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर अंडरस्टैंडिंग और कंपेयर देयर
अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स। अब आपको खुद पे रिफ्लेक्शन क्या करनी है कि क्या कभी आप बच्चे को, देखो यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मीन्स किसी के भी आइडियाज फ्रीली क्लियरली एक्सप्रेस करना, वो होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब समझ आया, अपने व्यूज को क्लियरली एक्सप्रेस करना। तो इसमें ये बोला है आपको खुद से एज अ टीचर आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या आपने बच्चों को कभी उनके व्यूज उनके आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करने का मौका दिया है, और बाकियों से अंडरस्टैंडिंग, जो बाकियों की पीयर्स की अंडरस्टैंडिंग है उससे कंपेयर करने का मौका दिया है कि नहीं, मतलब कि बेसिकली ग्रुप डिस्कशन आपने कभी करवाया कि नहीं करवाया। तो ये आपको रिफ्लेक्शन करनी है, ठीक है, ये डायलॉग में भी आ जाएगा, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क। अब यही लिखा हुआ है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है ना वो कब होती है, जब आप उसको मीनिंगफुल और ऑथेंटिक लर्निंग टास्क दोगे। अब आप पढ़ा रहे हो प्रॉफिट लॉस और आप टास्क दे रहे हो वाटर का, तो क्या मेल खा रहा है ये, क्या ये मेल खा रहा है, और क्या बच्चा सीख पाएगा उससे, बताओ आप मुझे, नहीं ना। अब सिखा रहे हो प्रॉफिट लॉस और कह रहे हो चलो बेटा रेस करके आओ 100 मीटर की, फिर प्रॉफिट निकाल के दिखाना, तो क्या वो निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा ना। तो ये लिखा हुआ है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है ना वो ऑथेंटिक लर्निंग टास्क में होती है। मीन्स जो टास्क है ना वो भी अच्छे खासे होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेजिंग तो होनी चाहिए, उसके बाद वो मतलब कि एक रिलेशन में होनी चाहिए, ये ना कि कंसेप्ट और कुछ चल रहा है और टास्क बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, समझ रहे हो। देयरफॉर टीचर्स शुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट लर्निंग टास्क, ठीक है, बनाना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड व्हेन स्टूडेंट्स वर्क ऑन दीज ऑथेंटिक लर्निंग टास्क, कि टीचर का हमेशा काम एज अ गाइड रहेगा, उसको कभी भी बिल्कुल घुसना नहीं है उस चीज में। और ये बात याद रखना, अगर पूछे ना टीचर का रोल एक्टिव रहेगा लर्न किसी भी अप्रोच में, तो टीचर का रोल तो हमेशा ही एक्टिव रहेगा, चाहे वो टीचर सेंटर्ड हो, चाहे वो लर्नर सेंटर्ड हो, चाहे वो लर्निंग सेंटर्ड हो। टीचर का रोल तो हर जगह ही एक्टिव रहेगा। अगर टीचर ही पैसिव हो गया तो क्या टीचर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस जो रोल बदलता है वो स्टूडेंट का बदला, जैसे कि जो टीचर सेंटर्ड में होता है स्टूडेंट का रोल क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। लर्नर और लर्निंग सेंटर्ड में दोनों का मतलब दोनों में ही स्टूडेंट का रोल क्या एक्टिव हो जाएगा। बट टीचर का हर अप्रोच में रोल हमेशा एक्टिव ही रहेगा। अगर टीचर का रोल पैसिव हो ही गया तो अब खुद बताओ कि टीचर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो ये चीज लिखी हुई है कि हमेशा ऐसा किसी मतलब रोल अलग बदल सकता है, लाइक एज अ गाइड काम करना है, एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, ठीक है। इसमें एज में गाइड काम करना है, बच्चे को टास्क दे दिया एज अ गाइड काम करना है कि बेटा आपको ना ये प्रॉफिट लॉस का टास्क है, जरा बाहर मतलब इधर ही एक दुकान बना लो बेटा, ये ग्रुप दुकान बना लेगा, ये तुम कंस्यूमर हो, ठीक है, तुम्हें जाओ तुम्हें कुछ सामान खरीदना है, बाकी तुम अपना हिसाब देख लेना, मतलब एक बेसिक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन क्या करना है, डू यू रीड एक्टिविटीज इन अ बुक और प्रोवाइड रियल सिचुएशंस फॉर इंटरेक्शन, कि क्या एनसीईआरटी में अगर देखा हो ना तो एक्टिविटीज दी होती है हर चैप्टर के पीछे जो कि टीचर नहीं करवाता, ठीक है। तो ये खुद से रिफ्लेक्शन कि जो एक्टिविटीज दी गई हैं बुक में क्या वो उनके पढ़ते हो या फिर कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन बच्चे को प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते, ये चीज आपको खुद से पूछनी है एज अ टीचर, ठीक है। लर्निंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, कि जो लर्निंग है ना वो एक तो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस मींस लर्निंग हम करते क्यों, ताकि हमें हर बात का मतलब समझ आ पाए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, की जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना वो मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ऐसा ना हो कि कुछ चीज ऐसी पढ़ रहे हैं जो कि हमारे कभी काम ही ना आए। आई बात समझ में, कि ऐसी चीजें हमने पढ़ ली, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैंने पढ़ लिया है ये आपका एग्जाम्पल क्या दूं, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मान लिया, अब वो काम तो देखो सारे ही आते हैं बट एक बेसिक मतलब एक एग्जांपल अलजेब्रा मान लिया, ठीक है, वो काम आता है, वो हमें पता नहीं क्या काम आता है, मतलब मेरे को तो पता है बट आप में से काफियों को नहीं पता होगा अलजेब्रा क्या काम आता है, ठीक है। और वो डेली लाइफ में यूज भी होता है, ये बात तो है, अलजेब्रा डेली लाइफ में यूज नहीं किया जा सकता। अब अलजेब्रा है, अब क्या वो अलजेब्रा आपके मीनिंगफुल प्रॉब्लम जो लाइफ में आएंगे क्या वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। और ना ही रियल सिचुएशंस में ऐसा कुछ अलजेब्रा के बिल्कुल ही ऐसा कोई इक्वेशन ही खतरनाक आ रही हो कि भाई अगर मम्मी बोल रही दूध लेने जाना है और फिर वहां पे जाके आप दूध की दुकान के पास वो बोल रहे हैं बेटा अलजेब्रा की सॉल्यूशन इसकी क्वेश्चन है ना, इसके रियल रूट्स निकाल के दिखाओ तभी आपको सामान दूंगा, ठीक है। तो ये चीज बेटा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ तभी आपको सामान दूंगा, ऐसे नहीं।
ठीक है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, जिससे ताकि हमें चीजों का मतलब समझ आ पाए। रिक्वायर्ड टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स मींस ऐसी चीजें जो जिनका मतलब बैठ रहा है वो चीजें सॉल्व कर पाए। पैसिव टीचिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम, ठीक है भाई। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपल्स कौन से, बच्चों का पार्टिसिपेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर शुड एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन, टीचर को भाई बच्चों की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन हाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन कैन बी एनहेंस्ड, टीचर को ऐसे भी देखना चाहिए कि इन बच्चों की पार्टिसिपेशन को मैं कैसे बढ़ावा दे पाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली एंगेज हो पाए। फोर, दैट टीचर मस्ट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स आइडियाज, टीचर्स को स्टूडेंट के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट शुड नॉट बी टोल्ड रॉन्ग एंड सिट डाउन, अगर कोई बच्चा अपने आइडियाज प्रस्तुत कर रहा है ना तो टीचर को ये नहीं करना ओए तू गलत बता रहा है बैठ जा नीचे, तू गलत बोल रहा है बैठ जा नीचे, ठीक है। अब वो बेचारा बताना चाह रहा है कि लाइट क्या होती है और वो उल्टा सीधा उसने कुछ बता दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये अब टीचर खुद ही तरह है, ठीक है। मतलब वो एक मजाकिया माहौल, ठीक है, बट एक क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा ना वो चीज गलत है, समझ रहे हो। तो ये चीज लिखी हुई है। लेट स्टूडेंट्स एक्सप्लेन देयर परसेप्शंस, उनका वो क्या सोचते हैं, वो किस थिंकिंग सोचते हैं वो उनको बताने दो। हाउ वाई दे रीच अ स्पेसिफिक आंसर, कैसे और क्यों वो उस स्पेसिफिक जो जिस परसेप्शन का वो जिस आइडिया वो बता रहे हैं वो कैसे उस आइडिया तक पहुंचे, उनको एक्सप्लेन करने दो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। आपका मतलब है सुनना उसको, और एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ चल भाई बोल मैं आंख बंद करके बैठा हूं, ऐसे नहीं, वो लिसनिंग भी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है भाई। होगी बात समझ, आगे बात समझिए, एक बार मार्क कर लो, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू जस्टिफाइज एंड आर्ग्यू देयर ओन एक्सप्लेनेशन, कि स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू जस्टिफाई एंड आर्ग्यू देयर ओन एक्सप्लेनेशन, कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड, स्टूडेंट्स मींस एक ग्रुप, जैसे अगर क्लास है उनको अलाउ किया जाना चाहिए किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, कि भाई तू ही अगर अगर जैसे एज मतलब इंटरेक्शन चल रही है क्लासरूम के बच्चों के अंदर, अब रोहन ने कुछ खड़ा होकर बोल दिया, अब रोहन को बोलेगा भाई तूने ना ये पॉइंट शायद गलत बोला है, ठीक है। उनको थोड़ी सी छोटी मोटी आर्ग्यू करने दो, ताकि अगर वो नहीं लाइव फिर बाद में पता चल रहा है मुक्के चल रहे टॉपिक के ऊपर। अब चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट लॉस, अब वहां पे मुक्के चल रहे हैं लगातार, दे घुसन, ठीक है। वो नहीं, उनको अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा इंटरेक्ट करने दो बच्चों को, ये चीज लिखी हुई है। आर स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर इन क्लास, अब खुद से पूछो कि स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में वो पैसिव लिसनर है कि नहीं है, ठीक है। डू यू प्रोवाइड देम प्रॉब्लम सिचुएशंस, क्या आप उनको प्रॉब्लम सिचुएशंस प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से उनको रियल फील हो, नहीं। डू स्टूडेंट्स ब्रिंग प्रॉब्लम क्वेश्चंस टू क्लास, क्या बच्चे प्रॉब्लम क्वेश्चंस क्लास में लाते हैं, नहीं लाते, क्यों, क्योंकि बच्चों को डरा के रखा जाता है, या फिर बच्चा एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच में पैसिव रूप से काम करता है, जिसकी वजह से बच्चों को एक फ्रीली माहौल नहीं मिल पाता, और उसको क्या लगता है कि भाई अब मैं आइडियाज लेके क्लास में लेके हम क्या ही कर लूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें खुद से पूछनी है, ठीक है। अब आ जाओ क्लासरूम टीचिंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम क्लासरूम, ये लिखा हुआ है ना ऑब्जर्वेशंस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, देखो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें ना बस एक चीज लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग हमने कैसे करवानी चाहिए उसका एक बेसिक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि टीचर बच्चे को लाइट चैप्टर पढ़ाना चाह रही है, देखो ये लिखा हुआ है ना लाइट एंड शेडोज, तो टीचर बच्चे को लाइट एंड शेडोज पढ़ाना चाह रही है, ठीक है। अब बताने को तो टीचर सीधा बता देगी बेटा लाइट ये होती है जो दिख रही है और शेडो ये होती है जो लाइट से बनती है, ठीक है। अब बच्चे की क्या उसमें, बच्चे ने खुद से उसमें कुछ सोचा, उसको सीधा बता दिया, बट अगर आप खुद सोचो क्लास स्टार्ट करने से पहले उससे कुछ सवाल बढ़िया बढ़िया पूछ ली जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कैसे करेंगे क्लास, बेटा आज मैं लाइट एंड शेडो पढ़ाऊंगी, अब ये बताओ हैव यू एवर सीन योर शैडो, क्या तुमने कभी अपनी शैडो देखी है। अब सारे बोलेंगे यस नो, जितने बोलेंगे यस नो, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू कैच योर शैडो, क्या तुमने कभी अपनी शैडो को पकड़ने की कोशिश करी है। अब बोलेंगे कोई यस बोलेगा कोई नो बोलेगा। इफ यस कुड यू कैच इट एंड होल्ड इट, अगर हाँ अगर आपने पकड़ने की कोशिश करी है तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो या फिर हाथ में पकड़ सकते हो, मतलब बेसिकली होल्ड कर सकते हो उसको, नहीं, ठीक है। मतलब फिर जो भी उनके रिएक्शंस रहे क्लास वालों के यस नो,
इज लाइट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शेडो, क्या लाइट की जरूरत पड़ती है शेडो बनाने के लिए? ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्वेश्चन है, ये एक डायलॉग चल रहा है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में। एट व्हाट टाइम ऑफ डे योर शेडो इज स्मॉलर देन यू, किस टाइम दिन तुम्हारी शेडो तुमसे छोटी होती है? डज साइज ऑफ योर शेडो इंक्रीज और डिक्रीज एज यू मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जब आप लोग चलते हो लाइट सोर्स की तरफ, तो आपकी जो शेडो की लेंथ है वो बढ़ती है कि कम होती है? डज योर शेडो फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, बिहाइंड यू, व्हेन सोर्स इज लाइट बिहाइंड यू, कि मींस पीछे से लाइट आ रही है, मींस यहाँ पीछे से लाइट आ रही है तो शेडो कहां बनेगी? ये क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से अगर आप लाइट एंड शेडो चैप्टर करवा रहे हो, ताकि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी जागे, वो खुद सोचें, खुद की नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके चलें। यार हाँ, मैं उस दिन रात को ना खेल के आ रहा था और उस टाइम मेरे को शेडो दिख रही थी मेरी बहुत लंबी। वो कैसे दिख रही थी? क्योंकि मेरे जो लैंप है वो मेरे एक तो बिल्कुल पीछे था, और पीछे था तो मेरी शेडो बन रही थी आगे, और क्योंकि बिल्कुल पास था तो शेडो बहुत लंबी बन रही थी। समझ रहे हो? बच्चा खुद की प्रीवियस नॉलेज से, खुद की आउटसाइड स्कूल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेगा। समझ रहे हो ये चीजें? तो अभी देखो, बच्चे को जो भी बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं करने दो, बच्चे अपने आइडियाज प्रस्तुत कर रहे हैं करने दो, बच्चों को रोकना नहीं है, बस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको बना के रखना है। कभी भी आपको बच्चे को ऐसा मतलब किसी भी चीज में रोकना नहीं है। हाँ, वो उल्टे काम कर रहा है वो ठीक है, वो तो रोकना ही पड़ेगा, बट अगर आप जैसे अब वो एक्टिवली किसी इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है बच्चे से कि हाँ यार शेडो तो ऐसे बनती है ऐसे बनती है, ठीक है उसे करने दो, थोड़ा छोटा मोटा शोर मचेगा, मचने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। तभी तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। अब एक बच्चा कुछ बोलेगा, एक बच्चा अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा, जिसकी वजह से बच्चे में एक कोलैबोरेटिव रूप से एक अच्छी थिंकिंग स्किल डेवलप होंगी। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 1 का ये रिस्पॉन्स 20 बच्चों ने हाँ बोला, 3 बच्चों ने, टोटल स्टूडेंट उस क्लास में 23 हैं। अब कुछ बच्चों ने 20 बोला, कुछ बच्चों ने 3 बोला, कुछ बच्चों ने 19, कुछ बच्चों ने 4, मतलब 4 का मतलब 4 बच्चों ने नहीं बोला। तीसरे क्वेश्चन में कुछ बच्चे, एक बच्चे ने सिर्फ हाँ बोली है, 18 बच्चों ने ना बोली। अब देखो ये दो ठीक है, ये जो पहले वाले क्वेश्चन है दो, इसमें मतलब बेसिकली एक साइड झुकाव ज्यादा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो 23 में से 20 बच्चों ने हाँ बोला, मीन्स अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है क्लास की। देखो इसमें 23 में से 19 ने यस बोला है, अब इसमें 18 ने नो बोला है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। बट अभी देखो चौथा क्वेश्चन देखो, 13 ने यस बोला, 10 ने नो बोला, मीन्स एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है कि आधे बच्चों के कुछ अलग व्यू है, आधे बच्चों के अलग व्यू। मीन्स जो चौथा क्वेश्चन कौन सा पूछा हमने कि इज लाइट रिक्वायर्ड टू फॉर्म शेडो, मीन्स इस टॉपिक में बंदों को प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी बाकी में देखेंगे भाई 6th में भी 15 और 8 मीन्स आधे ग्रुप इस साइड आधा ग्रुप इस साइड, बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद अगला देखो 12 साइड 13 साइड, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा गैप है। तो अब ये जो टॉपिक्स मतलब ये क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे, इन टॉपिक्स में बच्चों को दिक्कत है। अब ये भी ना आपको सिंपल नहीं बताने। फॉर एग्जांपल 7वां क्वेश्चन ये था कि अगर लाइट सोर्स पीछे है तो जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, आगे बनेगी पीछे बनेगी। अब ये चीज भी आपको सीधी नहीं बतानी कि बेटा आगे बनेगी, ये भी आपको प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब उनको खुद करने देना है कि बेटा जरा लाइट बंद कर दो क्लास की सारी, और मैं यहां से टॉर्च जलाऊंगी तुम्हारे पीछे से और तुम आगे खड़े हो जाओ, खुद बताओ शेडो कहाँ बनी है। वो आप जब पीछे से टॉर्च जलाओगे और जब वो देखेगा खुद ही हाँ यार शेडो तो मेरी आगे बनी है, तब वो खुद से सीख जाएगा। सिंपल बात ये लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो इनका मतलब है कि जो इसमें अलग अलग काफी सारे अलग अलग बंदे अलग अलग टाइप का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आधा ग्रुप इस साइड आधा ग्रुप उस साइड बटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन बच्चों को एक्सपीरियंसेस नहीं इन चीजों के, मतलब उनको इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आउटसाइड द वर्ल्ड उन चीजों को एक्सपीरियंस करने की। अगर मिली है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें ना एक्टिविटीज दे रखी हैं कि अब इन चीज को जो हमने क्वेश्चंस पूछे इन चीज के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज सारी कंस्ट्रक्टिव कराना जिसमें कि बच्चा खुद से नॉलेज फॉर्म करे। ठीक है, किसी काम की नहीं आपकी, एक सिंपल बात पता चली कि बच्चा खुद से नॉलेज कैसे फॉर्म करे, बस आपको वो करवानी है। ठीक है, अब बच्चे ने भी सीख लिया कि लाइट भाई पीछे से आ रही है। ठीक है, अब उसमें थोड़ी सी एडवांस कर दो, क्या बेटा ये जो शेडो बनी है तुम्हारी आगे जो बनी जब मैंने पीछे लाइट मारी है, क्या सिर्फ मेरे फोन की लाइट से बनेगी? अगर इसी लाइट की जगह में पीछे आपके सूरज हो तो क्या शेडो सेम बनेगी? क्या शेडो कलर हमेशा ब्लैक ही रहेगा? क्या शेडो हमेशा लाइट में बनेगी?
ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसकी वजह से बच्चे में कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटी हो, बच्चे में क्यूरियोसिटी जगे, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा खुद के बारे में सोच के, खुद के एक्सपीरियंस, खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोच के आंसर दे सके। कोई बात क्लियर? ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग क्या क्या है। टीचर मस्ट आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, एंड प्रोब फर्दर टू मेक एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है मींस क्लियर, एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, एंड मेक एक्सप्लिसिट द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि टीचर को काफी सारे लगातार क्वेश्चन पूछने हैं और बच्चे की जो फिलहाल के एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है उनको बिल्कुल क्लियर बनाना है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर। स्टूडेंट्स प्रायर एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट, उनके प्रीवियस नॉलेज को आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा ना हो कि आप चैप्टर पढ़ाने लगे प्रॉफिट लॉस और आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया ही नहीं हो, तो अब उसको कैसे पता लगेगा मैं प्रॉफिट परसेंटेज, वो कैसे निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा ना वो, क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ाया। आई बात समझ में? अगर आप प्रॉफिट पढ़ाने लग गए और आपने सीपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का उसको मतलब ही नहीं समझाया क्या होता है, मार्क प्राइस का मतलब नहीं समझाया क्या होता है, तो वो कैसे निकाल लेगा प्रॉफिट? नहीं निकाल पाएगा ना। ये चीज है। प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन्वॉल्विंग पीपल्स इन मेकिंग सॉरी प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन्वॉल्विंग पीपल इन मेकिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने कोई उसको, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे सिचुएशन है कोई, जैसे हमने 7 क्वेश्चंस पूछे ना, उनसे वो प्रॉब्लम थी, वो सिचुएशंस थी जो 7 क्वेश्चन ऊपर पूछे, ठीक है। तो प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे ये है। तो जो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वो नहीं, मुसीबत नहीं यहाँ पे। प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली स्टेटेड, जो आप पूछना चाह रहे हो ना वो बिल्कुल क्लियरली बच्चों को समझ आना चाहिए। इन्वॉल्विंग पीपल्स, बच्चों को भी, इन्वॉल्विंग पीपल्स इन मेकिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लो क्वेश्चन बनाने में। जैसे हमने एनसीएफ में पढ़ा है ना कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता होना जरूरी नहीं है, बच्चे को क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रॉबिंग अ क्वेश्चन, मींस आंसर तो पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों खुद से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कैन आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। बेसिकली एक जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम आपने बनाए हैं वो एक बेसिक हाइपोथेसिस के रूप में हो सकती हैं, मतलब एक जर्नल रूप में हो सकते हैं, लाइक फॉर्मूले रूप में हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट बी एनकरेज टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। ग्रुप में उनको काम कराओ, ग्रुप में जब कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव तरीके से वो काम करेंगे तब उनको पता लगेगा, तब उनको समझ आ जाएगा कि यार जब ग्रुप में काम कर रहे हैं ना तो काफी सारे व्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस निकल पाएंगे, ठीक है। एक कोई अगर एक सिर्फ सिंगल आंसर पे आपने उसको टिका दिया तो वो तो उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग उसको दिक्कत देगी। हमेशा उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग प्लस क्यूरियोसिटी हमें उसको उसकी इंकरेज करनी है, ठीक है। दे शुड बी अलाउड टू डिस्कस देयर आइडियाज अमंग देमसेल्फ, भैया ग्रुप वाली बात आ गई। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू डिजाइन एक्टिविटीज, डू एक्सपेरिमेंटेशन, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस, ड्रॉ कंक्लूजन्स, प्रोवाइड अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस। बच्चे को अलग अलग चीजें करने का मौका दो ताकि उसका पहली बार डर खत्म हो जाए। दूसरी बात, उसके पास अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन मींस एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो। मैथ में मैंने एग्जांपल आपको उसका क्वेश्चन दे दिया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे दिया, आप एक तरीके सॉल्व कर दोगे, क्या आप उसको 3-4 तरीके सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अगर हाँ खुद से बैठे हो कभी, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। और मैथ में ना एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके आने चाहिए, 2-3 तरीके सॉल्व करने के, ठीक है। होगी बात क्लियर? टीचर शुड वर्क एज अ टीम लीडर, एज अ गाइड एंड सपोर्ट। टीचर को एज अ टीम लीडर काम करना चाहिए। एक बार दिख रहा है, चेक करूं, ठीक है दिख रहा है। टीचर को एज अ टीम लीडर काम करना चाहिए, एज अ गाइड काम करना चाहिए, एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। और लीडर ना वो लीडर मत मानना, एक असली लीडर पता क्या होता है? एक असली लीडर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चले, जो अपनी टीम को साथ लेके चले। अगर अचीवमेंट है, अचीवमेंट का श्रेय अपनी टीम को दे, और अगर फेलियर है, फेलियर खुद के ऊपर डाले, वो असली लीडर है। समझ रहे हो?
लीडर असली वही है जो अपने अचीवमेंट अपनी टीम को दे, टीम को श्रेय दे अचीवमेंट का, और फेलियर का श्रेय खुद को दे। दैट्स द रियल लीडर, समझ रहे हो? ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर साइंस टीचिंग, बिल्कुल सही है। साइंस टीचिंग से पढ़ के आप कुछ नहीं सीख सकते, पढ़ के रट सकते हो उसमें, ठीक है, रट लिया। एक एक्सपेरिमेंट है, लाइक ट्राइट्रेशन, अगर आपने 11th-12th में करी हो, या फिर कोई भी सिंपल एक्सपेरिमेंट मान लो, अगर आपने पढ़ लिया तो क्या ऐसे जरूरी है कि आप उस एक्सपेरिमेंट को असली में कर पाओगे? नहीं, जब तक आप उसको खुद हाथों से एक्सपेरिमेंट नहीं किया आपने, तो उसको आप नहीं कर पाओगे, सिंपल बात ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीख ली, यूट्यूब पे दिखाते हैं ना 10 मिनट में सीखिए गाड़ी चलाना, 15 मिनट में सीखिए गाड़ी चलाना। अब उसमें आपने सीख लिया, हाँ भाई ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये इसका स्टीयरिंग है, ये आपने सीख लिया, वो बता देगा कि भाई जब गियर डालना है, जब क्लच को ऐसे दबाना है, ठीक है, वो सीख लिया। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब गाड़ी चलाने आप बिल्कुल सही चला लोगे, नहीं चला पाओगे ना। एक बेसिक आइडिया दिमाग में रहेगा, बट एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी जरूरी होती है ना, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड शुड बी नॉट गिवन डायरेक्टली, डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक जैसे कि इसमें आर्टिकुलेट दिया हुआ था, आर्टिकुलेट एक्सप्लिसिट दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं उसको उनका मीनिंग नहीं बताता तो शायद काफी को दिक्कत हो जाती। तो उसी दिक्कत को क्लियर करने के लिए मैंने मतलब बताया। तो ये लिखा हुआ है कि जो डिफिकल्ट वर्ड है बच्चों को ना दो। फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस फिनोमिनन एंड देन गिव द टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर साइकिल समझा रहे हो तो उसमें कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, पहले उन चीजों का मतलब समझाओ, प्रोसेस समझाओ, बाद में टर्म्स बताओ कि भाई जो ये पानी उबलाना है, पहले समझा दे कि बेटा यहाँ से पानी उबल के ऊपर जाएगा, फिर बादल बन जाएगा, बादल आगे आगे फिर बारिश गिर जाएगी। अब बताओ बेटा, जो जो ये पानी उबलाना है यहाँ से, मतलब जो चढ़ा ऊपर, इससे कहते हैं वेपोराइजेशन, समझ रहे हो? ये चीजें सिखाओ। इन कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो बच्चे को हमने देख ही लिया। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू वर्क इन ग्रुप्स, स्टूडेंट को हमें ग्रुप में वर्क करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट ईच अदर आइडियाज, स्टूडेंट को एक दूसरे के आइडिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमने बात डिस्कस कर ली है। ऑल द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज, सबको एंगेज होना, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, ये क्या मदद करता है? क्लास डिसिप्लिन की हेल्प करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक आती है फीडबैक, एक आता है फीडबैक। अब समझ लो बस फीडबैक को, फीडबैक होता क्या है? देखो 2 सेकंड रुकना मुझे, देखो बस समझ लो फीडबैक क्या होता है। फीडबैक लाइक अगर आपने कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करी और आपने उसका रिव्यू किया कि भाई ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड जरूर करी है, बट ये ना लैग हो रही है या फिर ये क्रैश हो रही है बार बार, इसलिए मैं इसको 3 स्टार देना चाहूंगा क्योंकि ये क्रैश हो रही है, ठीक है। यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, उसमें रिव्यू दे दिया कि यार सर आपने पढ़ाया बहुत अच्छा। यूट्यूब की कोई वीडियो देख ली, कोई क्लास देख ली, सर आपने पढ़ाया बहुत अच्छा, मजा आ गया पढ़ के, ऐसे ही पढ़ाओ। ये होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब समझाया, मीन्स बेसिकली कोई भी चीज जिसके थ्रू आप गए हो, जो आपने एक्सपीरियंस करी है, वो उसका अपने व्यूज प्रेजेंट करना। अब आपको अपने बारे में कि आपको कैसा लगा ये चीजें पढ़ के, इस कोर्स में ज्वाइन होके या फिर इस क्लास को देख के, वो होती है फीडबैक प्रोवाइड करना। कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, तरीका अच्छा नहीं लगा, समझ रहे हो? तो ये फीडबैक, ठीक है। फीडबैक का मतलब आया, समझिए। अब देखो ये ना खोली मैंने जरूरी है, बट नहीं आपके काम की नहीं, जो ये ना ये वाली, ये अलग मतलब चीज तो वही दी हुई है, बट इधर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई जो भी एविडेंस अवेलेबल हो उसके बेसिस पर प्रोवाइड करना। अब अगर एग्जांपल, अब मैं आपसे मांगू भाई बुगाटी का फीडबैक दो। बुगाटी गाड़ी जो आती है 16 कई करोड़ की गाड़ी आती है, मतलब 16 करोड़ की, 10 करोड़ की, इतनी गाड़ी आती है बुगाटी वेरॉन, ठीक है। अगर अब मैं आपसे उसका फीडबैक मांगू तो पहली बात तो वो फीडबैक होगा, वो पहली बात तो फीडबैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। दूसरी बात, क्या पता वो बायस हो जाए, क्या पता आप बोलो यार 16 करोड़ तो मेरे पे है नहीं, तो वो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब अंगूर मिलते अंगूर खट्टे हैं, तो वो आप बोलोगे नहीं यार वो गाड़ी का क्या ही करूंगा, गाड़ी बेकार है, ऐसे मतलब वो समझ समझ रहे हो? तो फीडबैक असली जब भी प्रोवाइड किया जा सकता है जब आपके पास एविडेंस, जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया हो,
समझ आ गई। एक और एग्जांपल ले लें, अब कोई पिक्चर आई नहीं, फॉर एग्जांपल उसकी आ गई, टाइगर श्रॉफ की आ गई, ठीक है, ठीक है। अब उसमें आपने उसकी पिक्चर देखी नहीं, हीरोपंती 2 आपने उसकी देखी नहीं, और आपने यूट्यूब पर रिव्यू डाल दिया कि यार ऑस्कर विनिंग एक्टिंग और इतनी कमाल स्टोरी, RRR फेल उसके सामने, बाहुबली फेल उसके सामने, इतनी अच्छी अच्छी आपने रिव्यू डाल दिया। अब क्या वो जो आपका फीडबैक जो आपने रिव्यू दिया है, क्या वो मान्य हो गया? होगा, क्योंकि आपने पिक्चर देखी नहीं है। रोस्ट वाली अलग बात है, बट आपने पिक्चर देखी नहीं है और आप बता रहे हो यार क्या उसकी बॉडी, क्या उसकी एक्शन, क्या उसकी एक्टिंग, है ना, क्या उस पिक्चर की स्टोरी, ठीक है। तो अब ये चीज दे रहे हो आप उसको, बढ़िया बता रहे हो, तो क्या वो चीज लागू होगी कि नहीं होगी? ठीक है, समझ आए फीडबैक का मतलब? तो ये होता है फीडबैक, ठीक है। ये बस ऐसा ऐसा खोल दिया फीडबैक का, इसमें कुछ है नहीं। और देखो एक बार ना याद रखना, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, ये स्किनर ने दिए थे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये स्किनर ने दिए थे, ठीक है। बस इसमें कुछ आपको देखने का नहीं, तो मैंने ऐसी खोल दी थी PDF, ठीक है। होगी भाई बात समझ में? ठीक है भाई, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन देख लिए, फीडबैक देख लिया, रिफ्लेक्शन डायलॉग देख लिए, कंस्ट्रक्टिव चीजें देख ली, एनहेंसिंग देख लिया, कैसे एनहेंस करनी है बच्चे की, टीचर सेंटर सेट के कंस्ट्रक्टिविस्ट में जाना है और कैसे कैसे उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने हमने देख ली, ठीक है। अब देखो भाई,